नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से मनी होगी। कैसे हो आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4। तो स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया की जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेज मिलती है और उन लाइव क्लासेज में जो है आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ में पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ताकि टाइम टू टाइम जो है आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने आप को जो है एवेल्यूट कर पाए। साथ ही आपको जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है ताकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट कर पाएँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर जिसको मैं समझता हूँ वो है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में आपको जो है प्रीवियस जितना भी हो चुका है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है हर एजुकेटर का। और लाइव जो चल रहा है वो अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी को आप लाइव फॉर्म में देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टॉप 100+ एजुकेटर मिलते हैं। टॉप एजुकेटर जो वर्ल्ड इंडिया के टॉप एजुकेटर है। मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का। जो अभी बिगनर है, जो अभी जिन्होंने 12th पास करी है उनके लिए 3 ईयर का जो कोर्स है वो अच्छा कोर्स होगा। तो 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में जो है जो कोर्स की जो फ़ी है वो 1 ईयर की फ़ी है 49,500 रुपीज़, 2 ईयर की 72,000 रुपीज़ एंड 3 ईयर की 90,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप रेफरल कोड VVYT का उपयोग करते हैं तो आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही आपको जो है एक पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और उसके अलावा आपको जो है एक साथ में ये पे नहीं करना। अगर आप चाहते हैं तो ईएमआई में भी इसको पे कर सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई जो है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है, डेबिट कार्ड पर भी और क्रेडिट कार्ड पर भी, और प्लस बजाज का जो कार्ड है उस पर भी आपको ये प्रोवाइड करवाता है। साथ ही अनअकैडमी जो है आपको एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है जो है थोड़ा कॉस्टली, लेकिन आप लोगों के लिए जो है थोड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें प्लस का जो सब्सक्रिप्शन जो है प्लस के फीचर्स के साथ साथ में आपको यहाँ पर मिलता है एक पर्सनल कोच, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाती है। स्टडी प्लानर आपको एक यहाँ पर मिलता है। अगर खुद से अगर आप स्टडी का प्लान नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पर एक स्टडी प्लानर अवेलेबल होता है। और पर्सनलाइज फीडबैक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर पर्सनलाइज फीडबैक, ताकि टाइम टू टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट को यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो उसकी जो तैयारी जो है वो किस लेवल पे चल रही है। तो यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर की जो फ़ी है, ठीक है, सीधा मैं आपको डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद का बताऊंगा। तो 1 ईयर का जो है 62,550 रुपये का, 96,300 रुपये का 2 साल का, और 3 साल का है 1,26,900 रुपये का डिस्काउंट कोड VVYT को अगर आप यूज करते हैं उसके बाद में, ठीक है। और इस रेफरल कोड को आप जो है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ़ी जो है वो अलग से है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अनअकैडमी जो अभी अभी तक ये करीबन 18 सब्जेक्ट जो है ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। और आने वाले समय में जल्दी ही कुछ ही टाइम में आपको जो है सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यूपीएससी सीएसई कैटेगरी में वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसकी फ़ी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी फ़ी जो भी है उसमें अगर आप रेफरल कोड VVYT का प्रयोग करोगे तो इस फ़ी में जो है आपको 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर। ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा अवेलेबल हैं, तो आप इनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर को आप इनको देख सकते हैं, प्लस पे आपको ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। साथ ही स्पेशल क्लासेज जो है आज जैसे 15 तारीख तो हो गई है, तो हम दीपावली फेस्टिवल के बाद में जो है इस कोर्सेज को स्पेशल क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास का चैप्टर 4, मानव बस्तियाँ। देखिए मानव बस्तियाँ, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आप अपने आसपास में कहीं ना कहीं रहते हो, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार की बस्ती में रह रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा होता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिस व्यक्ति का जैसा इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा वो व्यक्ति वैसी जगह पर रहता है।
तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं। किसी भी प्रकार का हो सकता है वो, चाहे वो आकार का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो जिसमें मनुष्य रहते हैं, वही हमारी क्या होती है? मानव बस्ती। और इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर अपना स्वामित्व रखते हैं। मतलब कि अगर आप जिस भी घर की साइज में रहते होंगे ना, आपके घर की एक साइज पता होगी, चाहे वो स्क्वायर फीट में हो, चाहे वो किसी भी मतलब कि कोई ना कोई एक साइज होगी, एक पर्टिकुलर एक आपको स्टैंडर्ड साइज मिलेगी। तो उसमें जो है उस व्यक्ति का क्या होगा? अपना स्वामित्व होगा। और स्वामित्व वो क्या होगा? वो गवर्नमेंट का लीज पे होगा। और अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के समूहन और उनके संसाधन आधार रूप में क्षेत्र का आवंटन यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। मतलब कि वहाँ पे कौन कौन से संसाधन अवेलेबल है, वो भी उनके क्षेत्र में आएंगे और वो भी उनके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की मानव बस्तियां हो सकती हैं। और बस्तियों का आकार और प्रकार भिन्न होता है। बिल्कुल डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि हर जगह पे बस्तियां अलग अलग हो। देखिए जैसे कि अपन ज्योग्राफी अपन पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि कहीं पे मरुस्थल है, कई मैदान है, कई पहाड़ है, कई पर्वत है, कई पठार है। मतलब कि हर जगह की भिन्न भिन्न स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है। तो बस्तियों का जो आकार और प्रकार भी होगा वो भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। और उनका परिसर जो होगा एक पल्ली से लेकर एक महानगर तक हो सकता है। मतलब कि एक छोटे से छोटे इलाके से लेकर एक जो महानगर, जो हमारी जो सिटीज है, बड़ी बड़ी सिटीज है, उन तक हो सकता है। और आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण, सामाजिक संरचना बदल जाती है। और साथ ही ये बदल जाते हैं कि पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। मतलब कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप महानगर में रहते होंगे, जैसे दिल्ली जैसे सिटी में अगर आप रहते हैं, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि वहाँ पर जो है किस प्रकार का एनवायरनमेंट है और वहाँ पर जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। और अगर आप किसी दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, दुर्लभ क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ पर प्रौद्योगिकी हो सकता है कि इंटरनेट तक की भी जो है सुगम तरीके से जो है पहुँच नहीं हो पाए। बस्तियां जो है छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अव्यवस्थित होती हैं। मतलब कि बस्तियां जो है छोटी से छोटी हो सकती है। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, आपको पता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगर अपन बात करें लेह में, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो राजस्थान के जो थार डेजर्ट है, उसके अलावा कच्छ का जो रण है, वहाँ पे सब सब जगह जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है। तो बस्तियां जो है छोटी से लेकर विरल विरल रूप से लेकर बड़ी से बड़ी संकुलित और अव्यवस्थित हो सकती है। बड़ी से बड़ी आपने देखा होगा, जैसे कि अगर दिल्ली और मुंबई की बात कर ले, तो वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित तरीके से जो है बस्तियां फैली हुई है। विरल रूप से अव्यवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों को जो है विशिष्टता को प्राप्त कर लेती है, वो क्या कहलाती है? गांव कहलाती है। मतलब कि आप लोग सब अच्छे तरह से समझते होंगे कि गांव जो होता है, विलेज क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो तरीके से होते हैं। मतलब उसमें कृषि जो है क्षेत्र जो है वो डेवलप होगा। किंतु अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो अधिवास जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के जो है विशेषीकृत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नगरीय बस्तियां कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर जो है हमारी बस्तियां जो है थोड़ी डेवलप होगी, वहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को जो है हम फोकस करते हैं। और ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। कुछ अंतर बता रखे हैं यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में। तो उनके बारे में अगर हम बात करें, तो ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक अवस्थाओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रिया आर्थिक क्रियाओं से करती है। आप सभी लोगों को पता है कि गांव के अंदर हम क्या करते हैं? मुख्य रूप से जो है कृषि क्रियाकलाप करते हैं। तो वहां पर मुख्य रूप आधारभूत संरचना हमारी क्या होगी? तो प्रमुख आर्थिक क्रिया हमारी भूमि पर आधारित होगी। और जबकि नगरीय बस्तियों की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो वहाँ पर एक और कच्चे माल के प्रक्रम, मतलब कि जहाँ पर एक हम कच्चे माल को जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ बना रहे हैं उस कच्चे माल से सेकेंडरी प्रोडक्ट, और तैयार माल के विनिर्माण, तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर रहता है। मतलब कि उन जो माल को हमने बनाया है वो किस प्रकार से वो वहाँ पर एक दूसरी जगह पर जो है भेजा जा रहा है। नगर जो है
वृद्धि के नोड के रूप में जो है कार्य करते हैं, न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पृष्ठभूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के लिए बदले में जो है ये सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। मतलब कि जो नगरीय क्षेत्र हैं वो अपने आसपास की जो ग्रामीण और जो मतलब कस्बा मान सकते हो आप, उसको तहसील मान सकते हैं, तो वहां पर भी वो क्या करते हैं, वस्तुएं और सेवाओं को प्रोवाइड करवाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट को। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच में प्राकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने पिछला जो एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने जो है प्रवास के बारे में बात करी थी, माइग्रेशन के बारे में बात करी थी, उसमें हमने ये चीज़ समझी थी कि व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन क्यों कर रहे हैं, प्रवास क्यों हो रहा है। या तो शादी के थ्रू हो रहा है अगर महिला का तो है, उसके अलावा प्रवास क्यों हो रहा है, रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, उसके अलावा शिक्षा के लिए। मतलब कि तरह तरह से जो है यहाँ पे परिवर्तन होते हैं प्रवास के लिए। तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार्यात्मक संबंध में किसमें मुख्य रूप से क्या है, परिवहन और संचार। तो परिवहन और संचार का जो माध्यम है वो सबसे आज की डेट में जो है महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां जो हैं सामाजिक संबंधों, अभिवृत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से तो भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग जो है कम गतिशील होते हैं, लेकिन नगरीय लोग जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, अधिक गतिशील होंगे। लेकिन ग्रामीण लोग जितने कम गतिशील होते हैं, लेकिन उनके संबंध जो होते हैं, उनके जो सामाजिक संबंध है वो उतने ही अधिक घनिष्ठ होते हैं। और दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जो है जीवन जो है जटिल और तीव्र, और सामाजिक संबंध जो है औपचारिक होते हैं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे अगर किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे आसपास के लोग ही हम एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। तो मतलब कि वहाँ के जो संबंध है वो औपचारिक रूप से है। और ग्रामीण रूप में जो है एक दूसरे को सब लोग व्यक्ति जानते हैं, और सभी लोग के जो घनिष्ठ संबंध जो होंगे वो कैसे होंगे, घनिष्ठ होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में, किस प्रकार की बस्तियां हमको वहाँ पर मिलती हैं। तो बस्तियों के प्रकार जो हैं, निर्मित क्षेत्र के विस्तार, अंतरवास दूरी द्वारा निर्धारित होता है, और भारत में कुछ 100 घरों से युक्त संयंत्र या गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। मतलब कि अगर अगर हम यहाँ पे बात करें, उत्तर उत्तर का जो गंगा का विशाल मैदान जो हमको यहाँ पर मिलता है, वहां पर 100 घरों से, मतलब स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश जैसे कि गुजरात का कच्छ, राजस्थान के थार के मरुस्थल में चले जाए तो वहां पर हमको जो है 100 घरों का गांव जो मिल पाना जो है एक कठिन कार्य हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, एक उत्तरी गंगा का जो मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान जो है में एक सार्वत्रिक लक्षण है जहाँ पर हमको क्या मिलता है, गुच्छित गांव मिलते हैं। मतलब कि घर जो है वहां पर एकदम पास पास में होते हैं। फिर भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनेक प्रकार की जो है ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। और ग्रामीण बस्तियों के जो है विभिन्न प्रकार के अनेक कारक हैं। देखिए, देखिए आपको पता है कि ये जो है रिकॉर्डेड लेक्चर है। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जो है डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की जो है दीपावली बहुत अच्छी गई होगी, और रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों की जो है पढ़ाई में बाधा ना आए, इसलिए जो है लेक्चर जो है रिकॉर्डेड करके मैं आपको प्रोवाइड करवा हूँ। बाकी मैं आपको सारे के सारे लेक्चर लाइव ही प्रोवाइड करवाता। अगर अच्छा लगता है आपको लेक्चर तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हम बात कर रहे थे, ग्रामीण बस्तियां जो होती है विभिन्न प्रकार के अनेक आकारों के लिए और दशाओं के लिए उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, भौतिक लक्षण, जैसे कि भूभाग की प्रकृति, किस प्रकार का वहाँ पे भूभाग है, किस प्रकार का वहाँ पे उच्छावच है, रिलीफ किस प्रकार का है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी है, पठारी है, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, किस प्रकार से जो है वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का जो है मानव जो है वहाँ पर निवास कर रहा है। जैसे कि सामाजिक संरचना किस प्रकार की है, समाज में किस तरह के जो है किस तबके के लोग रह रहे हैं, उस प्रकार के उसके उसी अपेक्षा जाति और धर्म भी जो है सांस्कृतिक और मानव जाति कारकों के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा संबंधी कारकों में किस प्रकार से वहाँ पर महिलाएं जो है सिक्योर हैं, किस प्रकार से वहाँ पर चोरी है हो रही है, डकैती हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। तो ये सभी सुरक्षा और संबंधी कारक है। और बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को जो है 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, गुंचित, संकुल और आकेंद्रित। देखिए नाम से पता चलता है, गुच्छित मतलब कि क्या होगा, घर जो होंगे पास पास में होंगे,
संकुल, संकुल क्या होगा, एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर जितने भी घर है वो सारे के सारे क्या है, पास पास में है। अर्धगुच्छित या विखंडित मतलब थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा दूर दूर हो, अर्धगुच्छित या विखंडित हो। पल्लीकृत हो, किसी पल्ली में बने हुए हो, मतलब कि किसी सड़क के किनारे पे हो गया, चाहे किसी नदी के किनारे पे हो गया, किसी झील के किनारे पर, किसी तालाब के किनारे पर। परिक्षिप्त या एकांकी मतलब कि यहाँ पे बहुत दूर दूर जो विरल अगर जनसंख्या अगर हमको देखने को मिलती है तो वो हो सकता है। तो सबसे पहले गुच्छित बस्तियां या क्लस्टर सेटलमेंट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहज और संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले हुए खेतों, खलिहानों और चारागाहों का जो है यहाँ पर पृथक होता है। मतलब कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है मुख्य बात अगर हम की जाए तो जितने भी खेत खलिहान हैं और चारागाह हैं वो मुख्य रूप से जो है व्यवस्थित रूप से होंगे और संकुलित निर्मित क्षेत्र, इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रेखीय इत्यादि। जैसे कि हमने जो हमारी जो प्रभाव 2.0 वाली क्लास थी और उसके अलावा जो भी हमने इंडियन ज्योग्राफी वाली क्लास करी है उसमें जब भी हमने अपवाह तंत्र पढ़ा है तो अपवाह तंत्र में हमने जो है अलग अलग तरीके के अपवाह तंत्र पढ़े हैं। उसी प्रकार से जो है अगर हम यहाँ पर बात करें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, आप सभी लोगों को पता है कि आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, रेखा गणित जिसको बोलते हैं, उसमें आपने जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है स्थलाकृतियों के बारे में जो है पढ़ा होगा, जिसमें आयताकार, अरीय, रेखीय आपने देखा होगा। तो आयताकार आप लोगों को पता है रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी बस्तियां जो है प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी बस्तियां कहाँ पाई जा रही है, मुख्य रूप से जो है जो हमारा गंगा का विशाल मैदान है उसके अलावा उत्तरी पूर्वी राज्य जिसमें अगर हम बात करें तो हमारा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें हमको देखने को मिलती है। और कई बार लोग सुरक्षा और प्रतिरक्षा कारणों से जो है सहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में लोग जो है संकुचित होकर एक साथ में किस लिए रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड का प्रदेश हो गया, जहाँ नागालैंड का प्रदेश हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग से सरहद बस्तियों को जो है अनिवार्य बना दिया, यहाँ पर जो है उनको अनिवार्य बना दिया गया। दूसरी हमारी आती है यहाँ पे सेमी क्लस्टर्ड अर्धगुच्छित बस्तियां। स्वाभाविक सी बात है वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा जो है वहां पर दूर दूर होगा। अधिकतर ऐसा प्रारूप ऐसे बड़े सहत घाव की संप्रतक्कन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हो सकता है। मतलब कि ऐसा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई ऐसा कोई घाव है, कोई बड़ा घाव है, उसके जो है दो भागों में बढ़ जाता है या तीन भागों में बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से जो है हमको अर्धगुच्छित बस्तियां जो है सेमी क्लस्टर्ड जो है हमको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर आपकी जो है एनसीईआरटी जो आपके सामने बुक है उसमें आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज में एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं, मतलब कि स्वेच्छा से रहने लगते हैं, ठीक है, जहां पर जो है उनको जो है अपने हिसाब से जो है संसाधनों की जो है उपलब्धता हो सके। और ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में आधिपत्य ले लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जमींदार या जो मुख्य जो रूप से जो है जो जो प्रमुख समुदाय है उस गांव के, तो वो केंद्रीय भाग में तो क्या कर लेते हैं, अपना आधिपत्य कर लेते हैं। लेकिन समाज के जो निचले निचले तबके के लोग हैं, जो समाज में जो है अगर आप लोगों को प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो वो छुआछूत और भेदभाव की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से जो लोग दूर जाके जो है थोड़ा बस गए हैं, मतलब कि केंद्रीय भाग में नहीं होकर जो है थोड़ा सा दूर जाके बस गए हैं, यह निम्न कार्यों में संलग्न होते हैं। और ऐसी बस्तियां जो है गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में जो है व्यापक रूप से देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सेंट्रल पार्ट जो है हमारा, सेंट्रल पार्ट में तो जो है जमींदार और जो है प्रमुख समुदाय है वो रह गए हैं, और उसके अलावा गांव से थोड़ा दूर जो है दूसरी जो है दूसरे लोग जो है निवास स्थान करते हैं। पल्ली बस्तियों के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बार बस्ती जो है भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक
अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु इनका नाम जो है एक रहता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाडा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि इनको कहा जाता है। और किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन जो है प्राय सामाजिक और मानव जाति कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर जो पल्ली बस्तियां जो है वो हमारी किसी वजह से जो है अभिप्रेरित होगी, या तो किसी विशाल गांव का जो है खंडी भवन हुआ, या फिर प्राय जो है सामाजिक जो है मानवीय जाति कारकों के द्वारा अभिप्रेरित होता है। और ऐसे गांव जो है मध्य और निम्न गंगा के मैदान, निम्न गंगा का मैदान आपको पता है गंगा नदी के जो है दक्षिण में जो बिहार में जो है मिलता है हमको, छत्तीसगढ़ और हिमालय की जो घाटियों में जो है बहुतायत में जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें परिक्षिप्त डिस्पर्स के बारे में, अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत में जो है परिक्षिप्त या एकाकी बस्ती, देखो नाम से पता चल रहा है एकाकी बस्ती प्रारूप, सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों, मतलब कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है, जो हमारे दुर्गम जो क्षेत्र है वहां पर हमको मुख्य रूप से जो देखने को मिलती है उनको हम परिक्षिप्त बस्तियों के नाम से जानते हैं। और ये जो है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल अनेक भागों में जो है बस्ती का ये जो है इस प्रकार का जो है हमको प्रकार देखने को मिलता है, जो डिस्पर्स सेटलमेंट्स जो हमारे होते हैं। नागालैंड में आप देख सकते हैं कितने दूर दूर जो है यहाँ पर एक एक घर जो आपको काफी दूर दूर तक आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नगरीय बस्तियों के बारे में। तो ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां जो होती है सामान्यतः बहुत बड़ी होती है, और ये बस्तियां जो है अनेक प्रकार के अकृषिक, मतलब यहाँ पर कृषि नहीं है, आर्थिक और प्रशासनिक कार्य प्रकारों में जो है संलग्न होती है, मतलब कि बिना कृषि के जो कार्य होते हैं उनमें जो है सम्मिलित होती है। आपने देखा होगा नगरों में जो है मुख्य रूप से जो है कृषि क्रियाएं नहीं होती है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चारों ओर से क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जो है ये क्या होता है आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, और अतः वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय और कई प्रकार से जो है प्रत्यक्ष रूप से कई बार मंडी शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से ये जो संपन्न होता है, मतलब कि यहाँ पर जो भी जो कार्यक्रम होते हैं वो जो है किस प्रकार से सम्मिलित होते हैं वस्तु और सेवाओं के विनिमय के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर मंडियों में जो सामान आ रहा है, जो शहरों में जो बिक रहा है, ठीक है, उन सभी के माध्यम से जो है नगरों की श्रृंखला के रूप में ये जो संपन्न हो सकता है। और इस प्रकार नगर और गांवों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जो है जुड़े होते हैं, और वे परस्पर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। और नगरों के भारत में नगरों के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि एक प्राग ऐतिहासिक काल से ही ये है। और सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर जो है यहाँ पर अस्तित्व में थे, और इसके बाद का समय भी जो है नगरों के विकास का जो है साक्षी रहा है। इस समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के आगमन तक आवधिक उतार चढ़ाव से ये क्या है भरा रहा है। और विभिन्न युगों के विकास में के माध्यम से जो है भारतीय नगरों का भी एक प्रकार का जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। स्वाभाविक सी बात है प्राचीन नगर प्राचीन काल में हुए होंगे, आप मध्यकालीन बीच वाले में, और आधुनिक नगर वर्तमान में। तो प्राचीन नगर के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2000 से अधिक वर्षों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले जो अनेक नगर हैं, इनमें से अधिकांश का जो है विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। और जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वाराणसी में से इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है, जैसे कि प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई जैसे जो है कुछ अन्य उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगरों की बात करें तो वर्तमान के लगभग 100 नगरों में ऐतिहासिक काल से मध्यकाल से जो है इनका जुड़ा हुआ है। जैसे राजा रजवाड़ों के जो समय था उस समय जो जो हमारे नगर जो डेवलप हुए उनमें अगर हम बात करें तो दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नागपुर है, कुछ इनमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण, उसके अलावा भी काफ़ी नगर जो है डेवलप हुए हैं। आधुनिक नगर के बारे में अगर हम बात करें तो अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने जो है यहाँ पर भारत में जो है अनेक नगरों का यहाँ पर विकास किया। जैसे कि अगर हम बात करें सूरत, दमन, गोवा, पुदुचेरी आदि जो है यहाँ पर व्यापारिक पतन जो है यहाँ पर विकसित किए गए। और अंग्रेजों ने बाद में तीन मुख्य, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई या बम्बई, मद्रास या चेन्नई या कोलकाता या कलकत्ता पर अपनी पकड़ को जो है मजबूत किया, और इनका
अंग्रेजी शैली में निर्माण किया, अपनी प्रभाविता के प्रत्यक्ष रूप में अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए इन्होंने प्रशासनिक केंद्रों का विकास किया। ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में इन्होंने पर्वतीय नगरों का भी विकास किया। जब यहाँ पर जो है जैसे राजस्थान व वह क्षेत्र जहाँ पर जो है ग्रीष्मकाल में जो है अधिक गर्मी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या किया, अपने विश्राम के लिए जो है पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। इसमें सिविल, प्रशासनिक व अन्य सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा गया और 1850 के बाद में आधुनिक उद्योगों को पर आधारित नगरों का भी यहाँ पर जो है जन्म होता है। और जमशेदपुर जो है इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है एक हमारा एक आधुनिक शहर है। ये हमारी जो पिक है ये दिल्ली की है, दिल्ली की ये पिक है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है उसको डेवलप किया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो 1901 से लेकर 2011 तक की जो है नगरीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है संकुलों की संख्या में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नगरीय संख्या भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, नगरीय संख्या का परसेंटेज और दशकीय परसेंटेज भी आपको यहाँ पर देखने को स्वाभाविक रूप से मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनेक प्रशासनिक केंद्रों जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि औद्योगिक केंद्रों और उसके अलावा हमारे औद्योगिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में जो है यहाँ पर खूब सारे जो है हमारे औद्योगिक क्षेत्र जो है औद्योगिक केंद्र जो है हमारे विकसित हुए हैं। और कुछ पुराने महानगरों के जो है चारों ओर जो है अनुसूचित नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे कि दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, जैसे कि ये गुरुग्राम है इत्यादि जो है यहाँ पर नोएडा और वगैरह जो है यहाँ पर विकसित हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हुए निवेश के साथ में पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का यहाँ पर विकास हमको देखने को मिलता है। भारत में नगरीकरण की बात करें, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और वापस रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारा जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर है। उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, दीपावली आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मनाई होगी, ठीक है, इस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहे। तो नगरीकरण के स्तर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नगरीकरण के स्तर का माप जो है कुल जनसंख्या के नगरीय प्रतिशत में जो है रूप में किया जा सकता है, मतलब कि किस प्रकार से जो है कुल जनसंख्या का जो है नगरीय प्रतिशत जो है बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2011 में भारत के नगरीकरण का स्तर जो है 31 से 16% था, जो कि विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम था। और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या में जो है 11 गुना बढ़ी है। अगर हम यहाँ पर 20वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो नगरीय जनसंख्या है वो 11 गुना जो है उससे बढ़ चुकी है, मतलब कि 110% में वहाँ पर जो है बढ़ोतरी हो गई है। और नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देशों में जो है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में जो है सार्थक भूमिका निभाई है। किस प्रकार से जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम पिछले 2 दशकों की बात कर लें तो यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या का जो है थोड़ा नगरीकरण की वृद्धि जो है थोड़ा धीमे हुई है। जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से पॉपुलेशन होती है उसका अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 वर्गों में इसको सम्मिलित किया जाता है, मतलब वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। उसमें 10 लाख से अधिक, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर और बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर जो है नगरीय संकुल है। और ऐसी नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से एक का समावेश होता है। किस किस का समावेश होता है उसका देख लेते हैं। एक नगर, उसका संलग्न नगरीय बहिर्वत, बहिर्वत मतलब आउटग्रोथ, मतलब कि वो जो है अपने ये जैसे ये नगर है इसके सराउंडिंग अस जो है किस एरिया में कितना इलाके में वो जो फैल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा उसका आउटग्रोथ। और 2 या अधिक संस्पर्शी नगर और एक तथा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्मुख से एक स्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार वितरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को आपको मिल सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख से अधिक, 50,000 से 99,999,
20,000 से लेकर 49,999, 10,000 से लेकर 19,999 और 5,000 से लेकर 9,999 और 5,000 से कम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से 2011 की जनसंख्या का डेटा आपको यहाँ पर मिलता है। और भारत की 60% नगरीय जनसंख्या जो है प्रथम वर्ग के नगरों में रहती है। प्रथम वर्ग के नगरों का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जनसंख्या जो है वहां पर अधिक है। इन नगरों में जो है, इन 468 नगरों में से 53 नगर जो है नगर संकुल या महानगर हैं, और 6 जो है इनमें क्या है, मेगा नगर है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या क्या है, 50 लाख से अधिक है। ऐसे नगर भी है हमारे यहाँ पर भारत में जिनकी जनसंख्या क्या है, 50 लाख से अधिक है। और 5वें भाग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्याओं में जो है इन मेगा नगरों में रहती हैं। इनमें से 1,84,00,000 लोगों ने जो है बृहद मुंबई, मतलब कि बड़ी मुंबई जो है उस पर रहती है, नगरीय संकुल है। उसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो यह अन्य मेगा नगर है। मुंबई के अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल आपको 6 मेगा नगर आपको देखने को मिल रहे होंगे, 5 यहाँ पर, 1 मुंबई। अब उनके वर्गीकरणों की बात करें तो जिस प्रकार से जो प्रकारात्मक जो वर्गीकरण है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपनी केंद्रीय और नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक नगर और नगर अनेक शहर और नगर विशेषीकृत संस्थानों का जो है यहाँ पर निष्पादन करते हैं। और कुछ नगरों कुछ शहरों कुछ नगरों और कुछ निश्चित प्रकारों में जो है विशिष्टता उनको प्राप्त होती है, जैसे उन्हें की कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादन और सेवाओं के लिए जो है उनको जाना जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, तो प्रशासन और नगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रशासनिक मुख्यालय से संबंधित है, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, गांधीनगर, श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, मतलब ये क्या है, प्रशासनिक शहर, मतलब कि ये सारी की सारी क्या उनकी राजधानियां हैं। औद्योगिक नगरों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि जो है यहाँ पर क्या है, औद्योगिक नगर है। परिवहन नगर की अगर हम यहाँ पर बात करें जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हमारा अधिक होता है, जैसे कांडा है, कोची है, कोझिकोड है, विशाखापट्टनम है, ये हमारे क्या है, पर्यावरण नगर। और हम इंलैंड की अगर हम बात करें, आंतरिक परिवहन की अगर हम वहाँ पे बात करते हैं तो जिसमें उसमें है दुलिया है, मुगलसराय है, इटारसी है, कटनी है, इतना इत्यादि हमारे क्या है, आंतरिक परिवहन के नगर है। वाणिज्यिक नगर की अगर हम बात करें तो जहाँ से क्या होता है, उन शहरों को एक विशिष्टता प्राप्त है जहाँ पर जो है हम यहाँ अधिक से अधिक जो है वाणिज्यिक कृत्य करते हैं। खनन नगर जहाँ से हम जो है माइनिंग करते हैं, जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अलंकेश्वर, सिंगरौली इत्यादि जो है हमारी क्या है, खनन। छावनी नगर की अगर हम यहाँ पर बात करें जहाँ पर जो है गैरीसन नगरों के रूप में जो है इनका निर्माण हुआ है, जैसे कि अंबाला हो गया, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये हमारी क्या है, छावनी नगर है, ताकि जब हम यहाँ पर मतलब कि वहाँ पर जो है सैनिकों को हम जो है स्थापित कर सके, और हमारी जो है कभी युद्ध या संकेत मतलब कि युद्ध जैसी परिस्थितियों का अगर कोई समय हो तो उस समय जो है हम उसका अच्छे से मुकाबला कर सकें। तो आप यहाँ पर जो है लिस्ट दे सकते हैं, जिसमें जो है 10 लाख की जो जनसंख्या है उन सभी शहरों की जो है यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। तो ये हमारे ये भारत के सारे शहर है। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब यही है कि यहाँ पर शहरों को जो बढ़ावा देना है, जिन पे पास में क्या हो, आधारभूत मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ में यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी से युक्त सारी की सारी सुविधाएं जो है उनको यहाँ पर आसानी से मिल जाए, और यहाँ पर जिस क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम कम हो और क्षेत्रों के रूप में जो है उनको बनाया जा सके। साथ ही कम संसाधनों के उपयोग से जो है यहाँ पर सस्ती बस्तियां जो है यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा सके। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है काफी सारे जो है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुणे, सॉरी पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जो है काफी कारणों के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर प्रशिक्षित मतलब कि परिचित होते हैं। शैक्षणिक नगरों की अगर हम बात करें तो रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद जो है हमारे यहाँ पर शैक्षिक नगर मिलते हैं। पर्यटक नगर नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू जो है हमारे यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख जो है गंतव्य स्थानों में मिलते हैं, जो हमारे प्रमुख पर्यटन नगरों में हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और विशेषित नगर भी जो है महानगर बनने से जो है बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं, जिनमें हम जो है उद्योग, प्रशासन, परिवहन इत्यादि जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
और प्रकार ये इतने अंतर्गतित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार में जो है वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इतने जो है जो हमारे जो कार्य जो होते हैं प्रकार्य जो होते हैं मतलब कि नगरों के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो VVYT रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैप्पी दीपावली वंस अगेन, थैंक यू सो मच।